बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में करेंगे रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स। तो हमारा चैप्टर जो रे ऑप्टिक्स है वो कंप्लीट हो गया। तो आज आते हैं अपन एग्जाम्पल, सब कुछ हो गया ना, थ्योरी हो गई, डेरिवेशन, एग्जाम्पल सब कुछ करवा दिए। तो अब बचता है न्यूमेरिकल। तो आज स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, साथ में बुक भी लेके बैठोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्यों नहीं क्वेश्चन बोलूंगा, क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, उसका सोल्यूशन यहाँ पे करवा दूंगा। तो देखिए सवाल क्या है। आंशिक चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशी 11वां चैप्टर का आंशिक पर्सन पहला, पेज नंबर मेरी बुक में 277। सवाल यह है कि एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। अपने ज्ञात कीजिए। यानी क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आंशिक का पहला अवतल दर्पण। तो ये आपको याद होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और सेम चीज लेंस के लिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पे दिया अवतल दर्पण फोकस दूरी का देखिए 24 सेंटीमीटर आपको दिया है। फोकस दूरी लिखना, फोकस दूरी एफ बराबर क्या दे रखा है 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 24 सेंटीमीटर। कैसा है माइनस, क्योंकि अगर ये अवतल दर्पण है, आपतित किरण क्या आएगी और आप सारी दूरियां कहां से आप दर्पण में ध्रुव से मापते हो, तो आप इसको मापने इधर जाओगे, आपतित किरण के विपरीत आपने मापा है, आपतित किरण के विपरीत माना है, तो फोकस जो क्या रहेगी ऋणात्मक रहेगी। तो एफ का मान यहाँ पे माइनस 24 सेंटीमीटर। आगे देखा है दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब, दर्पण के सामने एक बिंब रखा हुआ है जिसकी दूरी क्या यहाँ से 36 सेंटीमीटर। कहां से मापते हैं दर्पण के ध्रुव से, तो ये आएगा माइनस का 36 सेंटीमीटर। तो बोला अपने को कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी अपने को ज्ञात करना है v का मान, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो आप जानते होंगे दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र वही 10th क्लास का या 11 जो भी आप बोलिए, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, जहां पे f क्या होती है फोकस दूरी, v क्या होती है प्रतिबिंब दूरी और u क्या होती है बिंब दूरी। सारे वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा 1/f, f की माइनस का 24 किन के साथ अपॉन 1/v, ये निकालना है, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है -36। तो यहाँ पे देखिए बन जाएगा 1/-24 इज इक्वल टू 1/v प्लस एंड माइनस -1/36। ये -1/36 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा +1/36 बन जाएगा। यहाँ से 1/36 ये प्लस अपॉन माइनस 1/24 बराबर बचेगा 1/v, उसको मैंने लिखा इधर 1/v बराबर जाएगा। अब 36 और 24 का एलसीएम, 36 और 24 का लघुत्तम क्या आएगा 72। तो यहाँ से 72, यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 3, तो इस किया 72 72। तो क्या बता 1/v बराबर 2 - 3 -1/72। तो यहाँ से आपको v का मान निकालना, क्या करना क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे और इसको इससे, तो आपको v का मान जो मान मिलेगा -72 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब यह है कि प्रतिबिंब उधर ही बन रहा है जिधर बिंब रखा हुआ है, अर्थात v बराबर यानी क्या कहें अर्थात प्रतिबिंब किधर बन रहा है, प्रतिबिंब बिंब की ओर ही बन रहा है, प्रतिबिंब बिंब की ओर ही बन रहा है। ठीक है, बिंब की ओर ही बन रहा है, v भी क्या आ गया नेगेटिव, कुछ ऐसा हुआ। सवाल आपका कंप्लीट है, आंसर आपका आ गया -72 सेंटीमीटर। -72 के आगे भी लिख रहा है -72 मतलब दूरी है, माइनस ये बता रहा है कि प्रतिबिंब उधर ही बना है जिधर बिंब रखा हुआ, मतलब दर्पण के सामने ही इमेज बनी है। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा हो रहा है कि ये अवतल दर्पण, ये आपका क्या अवतल दर्पण, ठीक है, ये आपकी मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव है, और यहाँ पे इसकी जो फोकस दूरी हो कितनी है कि मान इसका फोकस से यहाँ होगा, फोकस दूरी से देखिए 24 सेंटीमीटर, और जो बिंब है वो देखा वो कितना 36, यानी जो बिंब दूरी है कि मान लो यहाँ पे कहीं वस्तु ये AB वस्तु रखी हुई है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिंब दूरी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 36 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए इसकी फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी आएगी f बराबर r/2 से r बराबर 2f, यानी r बराबर 2 × 24 यानी 48 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी कहीं यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र C, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है, और यहाँ से लेके
यहाँ से जो दूरी वो कितनी है 48 है, 48 है। अब ध्यान से देखें तो बिंब दूरी कितनी है 36 है, कितनी है 36। इन दोनों को बिंब रखा हुआ है वो कहीं वक्रता केंद्र और इसके फोकस के, वक्रता केंद्र और इसके फोकस में रखा हुआ किस दूरी के ऊपर 36 सेंटीमीटर के ऊपर। यानी ये वो केस बन गया, याद कीजिए आपके अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कि जब बिंब वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के मध्य रखा होता था तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता था। तो ध्यान से देखोगे आप, यानी इसका जो इमेज आप बनाओगे यहाँ से किरण गई, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है, यहाँ से ऐसे गुजर गई होगी। और एक किरण यहाँ से कौन सी पोल वाली, तो जो किरण पोल पे जाती है जितने कौन से जाती है उतने कौन से वापस लौट जाती है। तो कहीं यहाँ, कहीं इसका जो आगे इमेज बना कहीं यहाँ आके आगे बना, यहाँ आके कहीं पे बना। कितना इसकी हाइट है निकालनी, ये दूरी कितनी है 72 सेंटीमीटर। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो बिंब था वो वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के मध्य रखा होता था, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता था, कुछ ऐसा हो। अगर आप इमेज से ऊपर जाओगे बाकी आपका आंसर सवाल आपका हल हो गया था। क्लियर यहाँ तक? ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा मैंने आपको इमेज जो प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका आइडिया देने की कोशिश आपको की है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर -72 सेंटीमीटर। माइनस का मीनिंग है कि प्रतिबिंब उधर ही बन रहा है जिधर बिंब रखा हो, मतलब दर्पण के सामने बन रहा है, और वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक, किरण वास्तव में मिलेगी। अगर आपको रे डायग्राम किरण चित्र आते हैं तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। तो किरण चित्र अगर नहीं आते हैं तो एक बार वो देखिए अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसको मैं नोट कर रहा हूँ, यहाँ से उठा रहा हूँ, आपको नोट करना है तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हटा इसको यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रखा है कि किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.33, यानी आपको दिया गया अपवर्तनांक, क्या दिया आपको अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे दिखाते हैं, एन से। अपन इसको एन से दिखाया था जब पढ़ा था उस टाइम, या फिर म्यू से। तो यहाँ पे एन का मान आपको दे रखा है 1.33, 1.33 4/3 वाटर है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 4/3, अगर आप खोल 1.33। ठीक है, आगे बोल रखा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग c बराबर, जो 6 आपको याद है कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। आपको दिया यहाँ पे और निर्वात में प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश का वेग, यानी आपको दे रखी c की वैल्यू। ऑप्टिक्स में जहां भी c आएगा मीन्स वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होगी, प्रकाश का वेग होगा, जिसका मान 6 है, दे रखा कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और बोल रहे हैं कि माध्यम में प्रकाश का वेग बताइए। तो आपको याद होगा जो अपवर्तनांक की परिभाषा वही क्या है, n बराबर c/v, n बराबर c/v, यानी अपवर्तनांक क्या होगा, प्रकाश का निर्वात में वेग बटा प्रकाश का माध्यम में वेग का जो अनुपात है उसे अपन क्या बोलते थे, अपवर्तनांक बोलते थे। तो यहाँ से क्या निकालना है, v का मान निकालना है। तो v बराबर क्या हो जाएगा c/n, जहाँ पे v क्या है असल में तो n है, यानी अपवर्तनांक बराबर प्रकाश का निर्वात में वेग बटा प्रकाश का माध्यम में वेग लिख लिया। उसके बाद यानी v यहाँ पे प्रकाश का माध्यम में वेग, सारी वैल्यू रहती है। c की वैल्यू कितनी 3 × 10⁸ अपॉन n आप चाहो तो 1.33 लिख लो, मैंने उसको 4/3 देखिएगा, 4/3, जिससे फायदा क्या होगा, अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आप चाहो यहाँ में 1.33 लिख के भी हल कर सकते हो, ऊपर से 2 जीरो लगा देना, 300/133 हल कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा 300/133। मैंने क्या किया 1.33 को 4/3 लिख दिया, 4/3 लगभग। तो कितना मिलेगा देखिए, संख्या बटा दें तो 3 का जाएगा ऊपर, यानी 3 × 3/4 इंटू में 10⁸, तो क्या बना 3 क्या 9, 9/4 × 10⁸, 9 के अंदर 4 दूनी 8, 1 0, 4 दूनी 8, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और सदैव माध्यम वेग निर्वात की तुलना में कम होता है और आ भी रहा है कितना 2.25, और जितना कम होता है उसे क्या बोलते हैं अपवर्तनांक। मतलब प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में किसी माध्यम में जितना कम हो जाता है वही क्या होता है, अपवर्तनांक कहलाता है। या सीधा बोले तो प्रकाश का निर्वात में वेग तो प्रकाश के माध्यम में वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ये तो बात परिभाषा की, यहाँ पे तो फॉर्मूला लगाना अपने को n बराबर c/v, जहाँ पे n क्या है अपवर्तनांक।
ठीक है, ये था आपका सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये आप नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कांच के उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 18 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर, तो लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अपने को एन का मान निकालना, किसका, लेंस के कांच का अपवर्तनांक। तो देखिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। क्लियर, क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्यूशन किसका, चैप्टर 11 अंक क्वेश्चन। क्या बोला, 20 सेंटीमीटर फोकस वाले कांच के उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। क्लियर है, अवतल क्या होती है, ऋणात्मक। यानी यहाँ से आपको फोकस दूरी कितना दिखाते हैं, फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। कितना दे रखा है, उसका मान 24 कितना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। आगे बोल रखा है, इनके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, एक तरह से उत्तल लेंस है, ये इसके अपन मान लेते हैं पहली पृष्ठ, ये मान लेते दूसरी पृष्ठ, तो इसकी वक्रता इधर बनेगी R1, इसकी बनेगी इधर R2। तो R1 का मान यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, और R2 का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अपने को निकालना लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, और अपन ये मान लेते हैं, यहाँ कुछ माध्यम बोला नहीं कि किस माध्यम में लेंस रखा हुआ है, तो अपन मान लेते हैं कि लेंस निर्वात में रखा है, और निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 मानते हैं अपन। निर्वात का अपवर्तनांक 1 मानते हैं, और उसके सापेक्ष इस माध्यम में अपन अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं, उसे बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो चलिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाए, तो यहाँ फॉर्मूला अपने को लगाना पड़ेगा लेंस मेकर सूत्र, कौन सा, 1/f। लेंस मेकर सूत्र सबको याद होगा, लेंस मेकर सूत्र, इसका डेरिवेशन है। लेंस मेकर सूत्र कौन सा, 1/f बराबर n2/n1 - 1। n2 में क्या आता था, 1/r1 - 1/r2 से। लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर n2/n1 - 1, इनटू में 1/r1 - 1/r2, जहाँ पे f क्या होती थी, लेंस की फोकस दूरी, या लेंस की फोकस दूरी। n2 क्या था, n2 क्या था, n2 था लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। n2 क्या था, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक था। और n1 क्या था, n1 था लेंस जिस माध्यम में रखा है, लेंस जिस माध्यम में रखा है, लेंस जिस माध्यम में रखा है उसका अपवर्तनांक। ठीक है, लेंस जिस माध्यम में बैठा है, लेंस जिस माध्यम में रखा हुआ है उसका अपवर्तनांक, लेंस जिस माध्यम में रखा है उसका अपवर्तनांक, या उस माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखिए यहाँ पर अपने को n1 कि लेंस कहाँ रखा है कुछ नहीं बोला, तो अपन मान लेते हैं n1 बराबर 1, यानी हवा में रखा हुआ, और सिंपल n2 को अपन n बोल देते हैं। सिंपल n2 को अपन n, यहाँ पे n यहाँ पे किसको बताएगा, दो तो रखा नहीं अपने, n1 को 1 मान लिया, और n2 को सिंपल n, जहाँ पे n क्या बन जाएगा, लेंस के कांच का अपवर्तनांक। तो ये फॉर्मूला का सिंपल चेंज हो गया, 1/f बराबर n-1 इनटू में 1/r1 - 1/r2। आप चाहो तो ये सूत्र इतना ना लिखे, आपने ये भी लिखी, यानी ये डेटा लिखा, इसका ये सूत्र लिख के इसको हल कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बाहर क्या मान ली, हवा मान ली अपने आप ही। ये देखो यहाँ पे n2/1 यानी इसको n1, ठीक है, और लिखो तो कोई बुराई नहीं है, अच्छा लगेगा। तो 1/f, f का मान कितना है, 1/20, f का मान कितना है 20, n का मान निकालना तो n-1 इनटू में 1/r1, इसको अपने पहला फर्स्ट छोड़ो तो r1 इधर, इसको अपने दूसरा फर्स्ट छोड़ो उसको r2, और पहला फर्स्ट वो होता है जिसके ऊपर प्रकाश किरण पहले आपतित होती है, और अपन प्रकाश किरणों को बाईं ओर से आता हुआ मानते हैं। तो बाईं ओर से आएगी तो पहले किसके ऊपर टकराएगी, इसके ऊपर, और निकलेगी किससे, इससे ऊपर। तो ये आपकी बन जाएगी प्रथम पक्ष, ये बनेगी द्वितीय पक्ष, जिससे प्रकाश किरण निर्गत होगी उसको बोलते हैं द्वितीय पक्ष। तो यहाँ पे r1 का मान कितना आएगा प्लस, लेकिन r2 का मान क्या बन जाएगा माइनस। क्यों बना, क्योंकि आपतित किरण आप इधर से आती हुई मानोगे, और लेंस में सारी दूरियां कहां से मापते हैं, प्रकाशित केंद्र से, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां, यह आपकी आपतित किरण, और ये आप लेंस इसके प्रकाशित केंद्र से चले तो आपतित किरण की दिशा के विपरीत मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। तो R2 का मान क्या आएगा, माइनस का 24 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा 1/18, यहाँ पे माइनस फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी है,
अपॉन 1/R2 एंड R2 वैल्यू कितनी है माइनस का 24, तो यहाँ बन जाएगा -24। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे सोल्व करना है, चलिए आगे। तो 1/20 बराबर n-1 इंटू में 1/18 एंड माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 1/24। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 18 और 24 का एलसीएम आई थिंक 72 तो 1/20 बराबर n-1, इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 72, तो यहाँ पे लिखा है 72, ये 18 चौको 72 और फिर 24 क्या 72 यानी प्लस का 3 बनेगा। ठीक है, ये बनेगा 4 + 2 बन गया 1/20, यहाँ पे n-1 इंटू में 7/72। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा आपका 72 इंटू में यहाँ पे आएगा 20 इंटू 7, सही लिखा है, 7 नीचे आ गया 7 यहाँ चला गया, बराबर क्या बचेगा, बराबर बचेगा n-1। तो यहाँ से अपन थोड़ा सा काम कर लेते हैं, कितना सिंपल करना है ना, 72 को अपन जब अगर 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आएगा 10 आएगा, ये कितना बनेगा 36, तो ये बन गया। अब मैंने n-1 को इधर की ओर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाई ओर लिख दिया, तो n-1 बराबर क्या होगा 36/10 इंटू में नीचे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो देखिए अब क्या करना है n-1 36 को 7 से डिवाइड कर दिए, 7 5 का 35 यानी 5, फिर क्या लगेगा 1 रिमाइंडर 1, फिर 1 0 यानी कितना टाइम 1 टाइम, फिर कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा 3 आएगा ना 3 और फिर 0 यानी 7 4 यानी 5.14 के करीबन। लेकिन नीचे क्या चल रहा है 10, ये बन जाएगा n-1, जब 10 से आप डिवाइड लगाओगे तो बन जाएगा 0.514, तो n-1 हो जाएगा +1 प्लस 0.514, तो n बन जाएगा 1.514। ये आ गया आपका लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई यानी मात्रकहीन विमाहीन अदिश राशि है, n बराबर 1.514 और आपका आंसर मैच हो रहा है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, या पॉज करके नोट कर लीजिए और अगला सवाल नंबर 4 पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मैं नोट कर रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे जान लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। तो सवाल नंबर 4 ये है कि एक प्रकाश किरण किसी कांच के गुटके पर 50 डिग्री कोण पर आपतित होती है, यदि अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है अपवर्तन, तो जहां अपवर्तन होगा वहां स्नेल का नियम लगेगा, और यहाँ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है, और निकालना क्या अपवर्तनांक। तो अपने को स्नेल के नियम से अपवर्तनांक आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध याद होता है, n बराबर sin i बटा sin r, n बराबर sin i बटा sin r, ये होता था फॉर्मूला। यहाँ पे दे रखा है आपतन कोण का मान, आपतन कोण में किससे निकालते थे i से, यानी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन आपको दे रखा है आपतन कोण i का मान, आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी i की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितनी 50 डिग्री 50 डिग्री, और दे रखा है यहाँ पे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण यानी मतलब रिफ्लेक्ट मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाते हैं किससे r से, उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री, कितनी 30 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लेब, यानी अपने को जो कांच का गुटका उसका अपवर्तनांक n का मान ज्ञात करना है, यानी वी हैव टू मतलब अपने को n का मान बताना है। तो अपन जानते हैं स्नेल के नियम से, कहाँ से स्नेल के नियम से, ये अपवर्तन का नियम भी पहला बोल दीजिए दूसरा बोल दीजिए, लेकिन अपवर्तन के 2 नियमों में से एक नियम आपका स्नेल का नियम होता है, तो क्या होता है n बराबर स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या आता था n बराबर sin i बटा sin r, n बराबर sin i बटा sin r। यहाँ पे i आपने बोल रखा है 50, r देखा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे बनेगा n बराबर sin कितना 50 डिग्री एंड sin r कितना sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, तो बन जाएगा n बराबर sin 50 का मान आपको याद नहीं है, मेरे को भी याद नहीं है, जो भी है करना है नहीं, अपन क्या जानते हैं जीरो, अपने को जीरो याद रहता है, 30 अपने को याद है, 45 अपने को याद है, 60 अपने को याद है, 90 अपने को याद है, बाकी किसी भी कोण का मान निकाल सकते हैं, लेकिन
विदाउट यूज अपने को मतलब इसके लिए क्या चाहिए, साइन टेबल चाहिए या फिर कैलकुलेटर चाहिए, तो वो आपके बोर्ड में अलाउ है नहीं न्यूमेरिकल्स में। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन 50 नीचे साइन इसका मान 1/2, तो आपका n का मान मेरा कितना 2 साइन 50 2 साइन 50 डिग्री आपका आ गया आंसर, क्योंकि अपन साइन 50 का मान नहीं जानते। बाकी आपको आइडिया लगाना है तो साइन 50 साइन 45 के आसपास है, और साइन 45 यानी 1/√2, इसका जो मान होगा 0.70 के करीबन 0.78 या 0.79 ले लीजिए। फिर आप चाहो तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर निकाल सकते हो। बाकी एग्जैक्ट आंसर अगर आप निकालना चाहो तो इसके लिए अपन यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर। 1 मिनट में कैलकुलेटर ले लेता हूँ मेरे पास। देखिए सवाल समझ में आएगा, आंसर कितना आएगा 2 साइन 50, कितना आएगा 2 साइन 50। साइन 50 का मतलब याद नहीं है तो आप इसका आंसर यही लिख के आओगे एग्जाम में अगर आ गया। और मान लो आपको सब आंसर याद ही है, रटा हुआ ही पड़ा तो लिख देना, कोई बुराई है नहीं अगर याद है तो। अब देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं, इसका मान अपन निकालते हैं जैसे मेरे पास है साइंटिफिक कैलकुलेटर में से आपको हल करके बता दो। साइन 50 का मान निकाल, इसमें साइन दबाइए, लेकिन यहाँ पे डिग्री और रेडियन चेंज करेंगे। मेरा कैलकुलेटर ऑलरेडी डिग्री के अंदर चेंज किया हुआ है, वो आप यूज करो तो आपको समझ आ जाएगा। ये ऑलरेडी डिग्री के अंदर एंगल की जो मान है या तो डिग्री में या फिर रेडियन में। यहाँ पे किसमें मान रखा डिग्री में, तो मेरा जो कैलकुलेटर डिग्री के ऊपर सेट है, तो यहाँ पे कितना साइन और 50 डिग्री की वैल्यू निकालोगे आएगी 0.76, कितना ये आ रहा है मेरे हिसाब से 2 × 0.766 और यहाँ 0.7097। जब इसको हम 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 1.532 और बुक में आपका जो आंसर दे रखा है, बुक में भी आपका आंसर देगा 1.532 दे रखा है। बिल्कुल सही है। ये कब आया, अगर साइन 50 की आप याद कर लीजिए तो, और नहीं भी याद करते हो तो कोई बात नहीं, इसमें आप यहाँ तक आंसर लेके आते हो बिल्कुल सही है, क्योंकि साइन 50 अपने को याद नहीं है, किसी को याद नहीं है। याद अच्छी बात है, मतलब किसी ने रट लिया वो बात अलग है, लेकिन जनरल आप मैं जनरल बात कर रहा हूँ, समझ मेरे हिसाब से आप मेरी भावना समझ पा रहे होंगे कि साइन 50 एक नॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। मेरा बताने का उद्देश्य ये है, आपने आंसर यहाँ से लिखा सही है और याद है तो यहाँ तक है कोई बुराई नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो ये था आपका सिंपल सा सवाल। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। ओके, यहाँ तक ये नोट करना है, पॉज करके नोट कर लीजिए 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा मैं क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है यहाँ पे, सवाल पढ़िया हुआ आपने, मैं पढ़ कर आपको सुनाता हूँ। एक बीम 0.10 मीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस से 0.06 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। एक बीम जिसकी फोकस दूरी मतलब 0.10 मीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस से 0.06 मीटर की दूरी पर स्थित है, अपने को प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। वी का मान मीन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वी का मान बताना। इस बार लेंस है, दर्पण नहीं, तो क्या लगा देंगे, लेंस तो लगा देंगे। तो देखिए इसको मैं यहाँ से खड़ा ले दो, खड़ा है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन देख लीजिए। यानी एक उत्तर लेंस है जिसकी फोकस दूरी आपको दे रखी है। उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, यानी अपने को दे रखा है यहाँ पे सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, x का मान स्मॉल x लिखोगे, फोकस दूरी x बराबर क्या दे रखा है 0.10 मीटर दे रखा है, और इस लेंस से 0.06 मीटर, यानी ये क्या दे दिया आपको, बिंब दूरी, यानी u का मान दिया है। तो लिखोगे बिंब दूरी u बराबर कितना, बिंब दूरी u बराबर 0.06 मीटर। ठीक है, अपने क्या बनानी, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यानी v का मान अपने को बताना है, यानी v का मान अपने को निकालना है। क्या है, लेंस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र। कौन से थे, लेंस सूत्र, जानते हो लेंस सूत्र, पतले लेंस का सूत्र क्या होगा, 1/x बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण में आता है प्लस, यहाँ आता है माइनस, लेकिन यहाँ v पहले लिखना। दर्पण के अंदर v और u को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे v पहले और u बाद में आपको लिखना है। तो देखिए इधर अब करना कुछ नहीं है, सारी वैल्यू रख दीजिए। x का मान 0.10 बराबर 1/v, v का मान निकालना है, माइनस ये कहाँ रखा हुआ, इसके सामने रखा हुआ, इसके सामने u का मान क्या माइनस आएगा। u का मान समझ आ रहा है, लेंस के सामने रखा हुआ इधर, तो u क्या बनेगा माइनस, तो चेन को अपन ऐसे मानते हैं। तो u का मान -0.06, तो ये 1/-0.06। तो देखिए 1/0.10 1/v माइनस क्या बनेगा प्लस 1/0.06।
अब ये इधर क्या बन जाएगा वापस माइनस, तो बन गया 1/0.10 माइनस 0.06 बराबर 1/3। अब यहाँ से अगर यहाँ से पॉइंट ऊपर जाएगा 100/10 और ये बन जाएगा 100/6, तो ये बन जाएगा 10 माइनस यहाँ पे आएगा 50/3 बराबर 1/v बराबर 1/v। तो आगे देखें तो यहाँ पे 3 क्या आएगा एलसीएम 3 × 10 माइनस 50 अपॉन नीचे क्या आएगा 3 बराबर 1/v। तो देखिए 10 3 या 30 माइनस 15 माइनस 20/3 बराबर 1/v। तो यहाँ से आपका बन जाएगा क्या बन जाएगा कि v चाहिए तो v यहाँ से बन जाएगा -3/20 -3/20। तो ध्यान से देखिए ये -3/2 × 10 3/2 यानी -1.5/10 यानी -0.15 मीटर। -0.15 का मतलब यह है -0.15 का मतलब ये कि आपका प्रतिबिंब उधर ही बन रहा है, मतलब माइनस का मतलब इधर ही बन रहा है। कहाँ बन रहा है? इधर ही बन रहा है। और ध्यान से देखा तो वो केस है जब आपका बिंब कहाँ रखा हुआ है, जब आपका बिंब रखा हुआ है इसके फोकस दूरी और इसके मतलब इसके प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के मध्य, तो प्रतिबिंब कहीं इधर ही बनेगा और आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा आवर्त बनेगा, ठीक आवर्त बनेगा। तो -0.15 मीटर आंसर क्या आ रहा है? माइनस क्या आ रहा है ना, सर नहीं आ रहा 10 माइनस आ गया -0.15 मीटर। तो आंसर आ गया -0. इसमें चेक करने का में चेक कर जा सकती 30 और यहाँ पे 10 यहाँ से 2 से काटा 2 3 6 50 30 1/v 1 माइनस प्लस -0.15 मीटर मतलब कहाँ बन रहा है? इधर बन रहा है इस टाइम में। तो -0.15 मीटर। एक बात इसका आंसर यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया मेरे हिसाब से तो ठीक है। माइनस का समझ में आ गया कि मान लो अगर बिंब यहाँ रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहीं इधर ही बन रहा है, यानी आप यहाँ लिख सकते हो अर्थात बिंब की ओर। क्या लिखोगे? बिंब की ओर। माइनस का मतलब आगे माइनस का यहाँ पे बिंब की ओर, ठीक है। ये तो आपका सवाल नंबर 5। माइनस का कंफ्यूजन दूर हो गया, जिधर बिंब रखा हुआ है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात मतलब बिंब की ओर ही। और कितना का 0.15 मीटर, यहाँ पे दे रखा है 15 मीटर। 15 मीटर तो नहीं आएगा मेरे पास, मिस तो होता मिस्त्री देखो 15 मीटर आएगा, 15 सेंटीमीटर जरूर होगा। अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे 100 से गुणा करोगे 15 सेंटीमीटर जरूर होता है, मीटर में तो 0.15 ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 6 इसको उठा देते हैं। ओके तो सवाल नंबर 6 ये है कि क्राउन कास्ट से बने 6 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म के पदार्थ का लाल तथा बैंगनी रंग के प्रकाश किरणों के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.514 तथा 1.523 तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोणीय विक्षेपण आपको निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया क्या आपको, अपवर्तक कोण 6 डिग्री कोण के प्रिज्म, अपवर्तक कोण यानी आपका कौन सा प्रिज्म कोण, कोई प्रिज्म कोण जो कैपिटल ए था उसे क्या बोलते थे? अपवर्तक कोण। तो यहाँ पे आपको देखा है कैपिटल अपवर्तक कोण यानी जो प्रिज्म का आपका कोण था प्रिज्म कोण, उसी को बोलते हैं अपवर्तक कोण। का मान जो है ए का मान जाएगा 6 डिग्री। और बोल रखा है कि लाल तथा बैंगनी रंग के लिए यानी तरंग किसका मान जो है अपवर्तनांक, यानी आपको देखा है NR लाल रंग के लिए लाल तथा NR देखा है 1.514 एंड NV आपको देखा है कितना 1.523। क्या बात समझ आ रही है? NR का मतलब है N मतलब अपवर्तनांक, R मतलब रेड मतलब लाल रंग का अपवर्तनांक, लाल रंग का अपवर्तनांक। वही क्या हो गया बैंगनी रंग का V फॉर वॉयलेट मीन्स बैंगनी रंग का अपवर्तनांक आपको देखा है। और निकालना क्या वो लिखना चाहो तो बैंगनी लाल रंग का अपवर्तनांक NR बराबर 1.514, नीचे फिर बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ब्रैकेट में NV बराबर 1.523 निकालना जो ठीक था, यानी कोणीय विक्षेपण। क्या निकालना है? कोणीय विक्षेपण एंगुलर डिस्पर्जन।
थीटा का मान निकालना है। तो मैंने आपको थीटा का जो फॉर्मूला बताया था थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर। ये कब था? जब आपको विचलन कोण दिया हो। और एक फॉर्मूला बताया था थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए। इसी से आया था डेल बराबर एन पी माइनस वन इंटू ए। ये प्रिज्म का सूत्र था, यहाँ से आया था। ठीक है, ड्राइव आउट करवा रखा है। तो जब आपको अपवर्तनांक दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या होता है किसका? अपवर्तनांक दे रखा हो तो थीटा यानी कोणीय विक्षेपण निकालने का फॉर्मूला ये था। तो यहाँ पे कौन सा लगाया अपन? ये, क्योंकि अपने को यहाँ पे विचलन कोण नहीं दे रखा है। यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है? यहाँ पे अपने को अपवर्तनांक दे रखा है। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या बनेगा? यहाँ बनेगा एन वी माइनस एन आर इंटू में क्या आएगा? जहाँ पे एक है यहाँ पे प्रिज्म कोण। तो एन वी कितना है? 1.523। एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर यानी बैंगनी रंग का अपवर्तनांक। एनआर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर यानी माइनस 1.514 इंटू में ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 6 डिग्री। अब घटा लीजिए 1.523 में से 1.514 माइनस किया तो 13 माइनस 4 9 यानी 0.009 इंटू में 6 तो क्या 6 9 का 54। यहाँ पे दशमलव कितने? 3 सवाल 1 2। तो यहाँ पे हमको नहीं करना क्या? 0.054 डिग्री आपका किसका मान आएगा? कोणीय विक्षेपण का मान थीटा का मान आएगा 0.054 डिग्री आपका आंसर आएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए सवाल नंबर 7 इसको नोट कर लीजिए और सवाल नंबर 7 पढ़ लीजिए। इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये आपको बातें समझ में आ गई। ये नोट कर लीजिए, सवाल नंबर 7 पढ़ लीजिए। उतार लीजिए एक बार थोड़ा सा। उतार लिया? सवाल नंबर 7 पढ़ते रहिए। चलिए सवाल नंबर 7 क्या देखिए, बोल रखा है कि +5D फॉर डायोप्टर यानी आपका उत्तल लेंस है। +5D तथा -7D के दो कटे लेंसों को परस्पर संपर्क में रखकर बनाए गए संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए और संयुक्त लेंस अभिसारी होगा या अपसारी। यानी आपको जगह क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करवाते। क्वेश्चन नंबर 7 दो लेंस है, एक तो जगह +5D +5 शक्ति मतलब कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। यानी आपको P1 का मान देगा +5D एंड P2 आपको देगा -7D। D फॉर डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। P1 5D P2 -7D। अपने बताना संयोजन की, तो संयोजन की कुल क्या होगी? संयोजन की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता में संयोजन की क्षमता। तो संयुक्त लेंस की क्षमता या इसकी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्षमता में आ जाएगा ये। तो क्या होती है इसको हम पी बोले पी स्क्वायर, क्या ये सिंपल पी बराबर P1 प्लस P2 दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों का बीज गणितीय योग करना है, चिन्ह के साथ जोड़ना है। यहाँ पे P1 का मान कितना है? 5 है और P2 का मान कितना है? -7 है। तो क्या बना? 5 - 7 यानी कितना आएगा? -2D। कितना आएगा? -2D। और यहाँ पर जोड़ने पर जो क्षमता है वो क्या आ गई? माइनस आ गई। और माइनस किसकी होती है? अवतल लेंस की। और अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? अपसारी लेंस यानी वो किरणों को फैलाता है। ये कौन सा लेंस है? ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? ये अवतल लेंस। पता है कैसे चला? क्योंकि यहाँ पर जो परिणामी जो आपकी आ रही है क्षमता वो क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। और नेगेटिव किसकी होती है? अपसारी लेंस की यानी अवतल लेंस की। तो आप इसको लिख दीजिए अवतल लेंस, इसी को आप लिख सकते हो अभिसारी, सॉरी हाँ अपसारी। अभिसारी का उत्तर होता है अपसारी, या फिर इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग से किरणों को डाइवर्ट करता है, किरणों को फैलाता है। तो ये परिणामी जो ये तो इसने क्या पूछा? इसने पूछा कि संयुक्त क्या कि लेंस की क्षमता, तो आंसर -2D। और संयुक्त लेंस कैसा होगा? अभिसारी की अपसारी। तो संयुक्त लेंस कैसा होगा? इन दोनों को मिलाने पर जो लेंस बना वो क्या होगा? अपसारी लेंस होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 पढ़ लीजिए। सवाल नंबर 8 पढ़ लीजिए, एक बार मार्कर देखते हैं। सवाल नंबर 8 पढ़िए, सोल्व करते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया आपने? चलिए इसको हटा दें यहाँ तक। ठीक है, चलिए हटा दें इसको। अगर नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कर सकते हो आप। चलिए सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 का हल। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शी
तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां। तो देखिए अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, यहाँ लिखोगे अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी यानी एसओ, और मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसकी वजह हम देखिए कितनी, अब यहाँ पे 0.9 किसमें रहेगा, प्लस में रहेगी, क्योंकि जो भी आपकी सूक्ष्म दृष्टि उसमें लेंस क्या था, उत्तल लेंस था, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या मानते हैं अपन, धनात्मक मानते हैं। तो 0.95, और यहाँ पे एफ ई, ये क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी, या इसी को बोल सकते हैं अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, या फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस लेंस, ई फॉर आई की वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर, क्या देखिए 5 सेंटीमीटर, और वे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर है, ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी यह आपको दे दी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई एल का मान यहाँ पे दिया, एल क्या है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, फॉर्मूला याद है आपको, वी नॉट प्लस यू होता है, ये देखिए आपको 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। और बोल रहे हैं कि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर की दूरी है, जो फाइनल इमेज बनी वो कौन रहेगा, अभिनेत्र लेंस बनाएगा, यानी वी ई का मान आपको देगा कितना, 20 क्या क्या 25 यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बनती है। इसका मतलब यह है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी अधिकतम आवर्धन, अधिकतम आवर्धन, ठीक है, पास में अधिकतम आवर्धन फॉर्मूला पे लग जाएगा। तो यहाँ पे देखा, और बोल क्या रहा है, तो सूक्ष्म दर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी अपने को निकालने की आवर्धन एम का मान निकालना है, जहाँ पे सारी बातें आप लिखोगे अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी एफ नॉट बराबर 0.95, फिर लिखोगे आप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी या नेत्रिका की फोकस दूरी, दोनों से कोई एक लिखा, लेकिन दोनों में से कोई एक, या तो लिख लीजिए लेंस नेत्रिका की फोकस दूरी, या लिख लीजिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एफ ई बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला इसकी लंबाई, यानी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई एल बराबर 20 सेंटीमीटर, और अंतिम प्रतिबिंब V बराबर 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे माइनस, क्योंकि इधर बनेगा, कैसे समझाते देखें इधर कि आपकी बनाते रहेगा, ये कौन सा लेंस, अभिदर्शक लेंस, इधर क्या था, नेत्रिका लेंस बड़ा होता था, इसकी फोकस बड़ी होती थी। तो देखिए यहाँ से इमेज आएगी, ये कहीं से इधर अपन मानते थे, यहाँ पे यूनोट मानते थे, यहाँ पे जैसे इधर आके मानो इमेज कहीं ऐसे बनी होगी, कहीं मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, पूरा नहीं बना रहा हूँ, मान लो कहीं यहाँ से आपकी इमेज बनी होगी, तो ये कहाँ इसने बनाई, वी नोट यानी ऑब्जेक्टिव से, इसको अपने क्या बोला था, फिर यू ही बोला था, यू ई, और ये इसकी बन जाएगी, ये इसकी कहीं एफ, यहाँ पे इसकी एफ ई। डायग्राम सवाल में ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ आइडिया करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर आपकी आंख होती थी इधर, और फाइनल में यहाँ जाके पीछे बनती थी, यहाँ पे कहता ऑब्जेक्टिव लेगा आपका आई की। तो नली की लंबाई क्या थी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, यानी वी नॉट प्लस यू, यानी यहाँ पे आपको एल का मान दिया है वी नॉट प्लस यू बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी वी नॉट प्लस वी नॉट प्लस यू का मान रखा 20 सेंटीमीटर, जहाँ की यूरी क्या थी, इस इमेज की इस नेत्रिका से दूरी, यानी इस तरह से ये इसके लिए आभासी का काम करता था। थ्योरी पढ़ के यहाँ आए होंगे, ये मान के चल रहा हूँ मैं, तो आपको ये बातें मेरे हिसाब से पता होंगी, ये मान के चल रहा हूँ कि आप थ्योरी पढ़ के ही यहाँ पे आए हो। वी नॉट प्लस वी बराबर 20 सेंटीमीटर। तो देखिए अपने को निकालना इसके आवर्धन का फॉर्मूला कौन रहेगा, एम बराबर माइनस वी नॉट इंटू अपॉन यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एस, ये लगेगा, यही तो लगा। एक फॉर्मूला और है, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी बाई एस, तो ये लगाए कि ये लगाए, तो कौन सा लगेगा, ये इसलिए लगेगा क्योंकि जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो 25 सेंटीमीटर बन रहा है। 25 सेंटीमीटर क्या होती है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी जहां से अपन वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो यानी यहाँ पे अधिकतम आवर्धन, तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला। ये कब लगता है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता, अनंत पे, तो फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला। तो इसको निकालने डी का मान जानते हैं, ऐसी दरक है, लेकिन वी नॉट और यू नॉट का मान नहीं है, तो अपने को पहले वी नॉट यानी ये दूरी और यू नॉट मतलब ये दूरी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए ये निकालने के लिए कुछ बातें अपने को दे रखी है, क्या क्या रखी है, इस लेंस को ध्यान से देखें, इसमें ऐसे जो रखा है वी रखा, तो यहाँ से इस लेंस के लिए इसको एक अकेला लेंस मानकर, इसको एक अकेला उत्तल लेंस मानकर इसके लिए अपन यूरी का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए आगे अभिनेत्र लेंस के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए कहाँ से, लेंस सूत्र से,
लेंथ सूत्र कौन सा, लेंथ सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। अब देखिए यहाँ पे मैं f को लिख रहा हूँ fe, v को लिख रहा हूँ ve और u को लिख रहा हूँ ue। ये मतलब किस, ये मतलब आई पीस लेंथ, अभिनेत्र लेंथ, आई पीस लेंथ। तो ऐसे का मान कितना देखा है, ऐसे का मान देखा है 5, प्लस में रहेगा क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए आगे v क्या बनेगा, -25, क्योंकि इमेज से इधर बनेगा, किरण के इधर जा रही है तो आपतित किरण के विपरीत, तो v का मान क्या रहेगा, v का मान रहेगा -25 और -1/u। तो यहाँ से किसका मान मिल जाएगा, तो u का मान देखिए माइनस का, यानी ये बन जाएगा 1/-25 -1/25, इधर क्या बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 1/5 माइनस इधर आके प्लस 1/25 बराबर -1/ue। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 25, फिर बन जाएगा यहाँ पे 25, नीचे एलसीएम कितना आएगा 25, फिर यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 बराबर -1/ue। तो ये बन गया। इसके बाद यहाँ लिखा हूँ, इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए क्या बन जाएगा, एक मिनट में इसको बता दूं। तो देखिए यहाँ पे कितना बना 6/25 बराबर -1/ue। तो यहाँ से ue का मान कितना आएगा, -25/6, -25/6। क्लियर, यहाँ से सॉल्व करने में -25/6 कितना आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा, तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी कितने सेंटीमीटर में। अब यहाँ से अगर ue का मान अपने को मिल गया तो यहाँ से हम v0 निकाल सकते हैं। देखिए v0 क्या आएगा, तो पता है v0 प्लस ue। अब यहाँ पर जो भी मान रखोगे वो किसके, बिना चिन्ह के, क्योंकि लंबाई निकालनी है तो लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती। इस चिन्ह का मतलब तो ये है कि जो बिंब है वो आपतित किरण के विपरीत यहाँ रखा हुआ है। साइन दूरियां कहाँ से मापते हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, यानी आपतित किरण के विपरीत आप माप रहे हो तो वो साइन चिन्ह को बता रहा है कि आप किधर बिंब कहाँ रखा हो। तो यहाँ पे दूरी तो कितनी हुई 25/6, तो ये प्लस ये, तो यहाँ पे इसका मान माइनस के साथ नहीं रखना। जब मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम बोला था कि यहाँ क्या लगा लीजिए, मोड़ लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, मोड़, कि जो भी वैल्यू है वो क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, धनात्मक लेनी है। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से v0 प्लस ue, और ue को कितना है 25/6 बराबर कितना है, बराबर का है इक्वल टू 20, तो बना इक्वल 20, तो v0 इज इक्वल टू क्या आएगा 20 प्लस 25/6, इधर आएगा माइनस का 25/6 माइनस 25/6। अब यहाँ पे एलसीएम कितना 6, तो बन जाएगा v0 यहाँ पे 20 × 6 माइनस 25/6। तो v0 की जो वैल्यू आई वो आ रही है 26 120, 120 माइनस 5 95/6 क्या बनेगा 95/6। ये आपको मिल गया v0, यानी आपको मिल गया अभिदर्शक लेंस से इस प्रतिबिंब की दूरी। अब आपको f0 पता है तो यहाँ से आप u0 का मान निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, u0 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की जा सकती है। तो देखिए अब फिर से लगाना है अभिदर्शक लेंस के लिए, कौन से लेंस के लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक लेंस के लिए, अभिदर्शक लेंस, जिसको आपने अभिदर्शक लेंस के लिए कहाँ से, लेंस सूत्र, किससे, लेंस सूत्र, वही सूत्र, लेंस सूत्र क्या, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र, ये रहा लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये बन जाएगा 1/f को लिखा f0, यानी ओ मतलब ऑब्जेक्टिव मीन्स अभिदर्शक की फोकस दूरी, यहाँ पे 1/v0 मीन्स अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। इसने तो इसका इमेज यही तो बनाया था, और ये जो इमेज बनी थी वो इसके लिए आभासी बिंब का काम कर रही थी, किसके लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए। 1/v0 माइनस 1/u0, जहाँ पे u0 का मतलब ये है कि इस बिंब की अभिदर्शक से दूरी, ये वाली u0। अब सारी वैल्यू आगे पुट कर दीजिए, तो f0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1/0.95, 1/0.95। यहाँ पे 1/v0 कितना आ रहा है, 1/v0 ये आ रहा है 1/v0 की जगह अपने को राइट करना है 95/6 और माइनस 1/u0, माइनस 1/u0 को हल करेंगे। इसके बाद ध्यान देखिए, ये बन जाएगा 1/, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या बन जाएगा 100, यानी 100/95 इज इक्वल टू 6 कहाँ जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा 6/95 माइनस 1/u0। अब यहाँ ध्यान से देखें तो ये इधर आएगा तो क्या बनेगा 100/95
-6/95 बराबर क्या है -1/u0। तो अपन क्या करते हैं, इसको इधर राइट कर देते हैं, ये बन जाएगा -1/u0 इज इक्वल टू दिस। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है 95 एलसीएम, तो ये बन जाएगा -1/u0 इज इक्वल टू 100 -6/95, यानी -1/u0 इज इक्वल टू आपको मिल रहा है कितना 100 - 6 94/95। तो यहाँ से u0 चाहिए तो यहाँ पे माइनस किधर जाएगा, यहाँ से माइनस से बन जाएगा u0 इज इक्वल टू -95/94 -95/94। ये किसकी वैल्यू आ गई, u0 की वैल्यू आ गई। अब क्या चाहिए अपने को, आवर्धन। तो आवर्धन यानी सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन का फॉर्मूला, आवर्धन क्या होता था, m बराबर -v0/u0 इंटू में 1 + d/s, जहाँ पे ऐसी क्या होती है, ऐसी होती है आपकी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। अब आप बोलो यही फॉर्मूला क्यों लगाया, ये फॉर्मूला इसलिए लगा दिया क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर में बन रहा है, यानी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, यानी अधिकतम आवर्धन होगा, यहाँ पे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा। तो करना कुछ नहीं, इसके बाद यहाँ देखिए ये सारी वैल्यू जिसने पुट कर दीजिए। तो m बराबर माइनस फॉर्मूले के अंदर लगा हुआ v0 की वैल्यू कितनी आई थी 95/6, तो यहाँ मैंने राइट किया 95/6, नीचे u0 कितना आ रहा है -95/94, ये रहा -95/94 इंटू में 1 + d, क्या होता है 25, डी तो फिक्स है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल जी, इसका मान 25 सेंटीमीटर फिक्स है, उसको विदाउट साइन बिना चिन्ह के यहाँ पे रखना है। तो कितना आएगा 25/f, यहाँ पे किसकी फोकस जाती है, अभिनेत्र की। ऐसे का मान कितना यहाँ पे देखिए 5, तो यहाँ पे आएगा 5, हर केस को ये बन जाएगा माइनस प्लस 95/6, ये बन जाएगा 94/95, यहाँ पे 1 5 5 25, तो बन गया कितना 95 से 95 कैंसिल, नीचे 94/6 और इंटू में क्या बनेगा 6 m बराबर। तो m की जो वैल्यू अपने को फाइनल मिली, फाइनल कितना मिला 94, और इसका कोई वैल्यू इसका कोई मात्रक नहीं होता है 94, ये 94 गुना बिंब को आवर्धित करेगा। ऐसा हालांकि ऐसा जरूर करते हैं कि जो आवर्धन है आगे 94 से 94 इंटू, जैसे आप कैमरे को जूम कीजिए वहाँ पे जाता है इंटू, जैसे 1.20 2.0 इंटू 3.0 इंटू ऐसा आता है, यहाँ पे इसकी यूनिट कोई भी नहीं होती। इसको छोड़िए, आंसर का 94, तो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इसको रब कर दें यहाँ से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एक बार मार्कर में इंक डाल लेते हैं, या आप नोट कर लीजिए, खोज नहीं किया तो, या आप 10 सेकंड आगे बढ़ा दीजिए, 20 सेकंड आगे बढ़ा लीजिए, मैं रुक रहा हूँ तो। हो गया, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए, सॉल्व करते हैं। पढ़ लिया होगा, हटा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या देखा हमको, एक पतले अभिसारी लेंस, एक पतले अभिसारी लेंस मीन्स आपका उत्तल लेंस है, अभिसारी क्या होता है उत्तल लेंस, जिसका अपवर्तनांक रखा है 15 नहीं है, क्योंकि 15 इतना बहुत ज्यादा हो गया, जैसे जो 1.5 2.3 ऐसा, यानी 1.5 4/3 ऐसे इसके आंसर होते हैं किसके, ऐसी इसकी अपवर्तनांक की वैल्यूज होती है। एक पतले अभिसारी कांच के लेंस, जहाँ पे बोला है म्यू जी, म्यू मतलब क्या होता है अपवर्तनांक, कितना रखा है 15 की शक्ति +5 डी +5 डायोप्टर, जब ये लेंस म्यू एल अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो ये अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है, जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है। तो म्यूएल का मान बताइए, तो म्यूएल का मान बताइए। तो जो बातें देखिए उसको लिख रहे, एक काम मैं आगे कर रहा हूँ, मैं म्यू की जगह लिख रहा हूँ वापस एन ही लिख रहा हूँ,
क्योंकि म्यू एक संकेत है, म्यू एक संकेत है। अपन ने अभी तक जितने भी सवाल किए या जो मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई उसमें मैंने अपवर्तनांक को हमेशा क्या बोला है, एन बोला है। यहाँ पे इसको क्या बोल रहा है, म्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं म्यू को एन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो लेंथ है, लेंथ के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी एन जी, जी फॉर ग्लास, कितना देखा 1.5 दे रखा है। किस शक्ति की, तो शक्ति यानी P का मान आके दिया कितना 5D, 5 डायोप्टर दे रखा है यहाँ पे। जब यह लेंथ म्यू की जगह क्या बोला एन एल, एन एल अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा जाता है तो ये अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है, जिसकी फोकस दूरी अपसारी की तरह व्यवहार कर रहा है, मीन्स आउटर लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है। अपसारी यानी फोकस दूरी क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। तो यहाँ पे उस द्रव में इसकी जो फोकस दूरी देखिए एफ एल, लिक्विड के अंदर द्रव में डुबोने पर जो फोकस दूरी दे रखी है वो देखिए 100 सेंटीमीटर, यहाँ के माइनस क्यों आ गया, क्योंकि अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है और अपसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो अपने को बताना है म्यू एल का मान, एल एल का मान अपने को बताना है। तो पहले अपन बात करते हैं इसकी, आपका जो लेंस था अब हवा में इसकी फोकस दूरी, हवा में इसकी फोकस दूरी, हवा में फोकस दूरी, हवा में फोकस दूरी, उसको मैंने बोला एफ ए, ये समझ गए एयर क्या होता है, आप जानते हो P बराबर 1/f। इस फोकस दूरी का जो व्युत्क्रमण क्या होती है, पावर होती है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा 1/p, और P का मान कितना 1/5, 1/1 0.2 मीटर, 0.2 मीटर क्यों आया, क्योंकि डी जो इसकी यूनिट है मात्रा किसमें एसआई के अंदर, तो यहाँ पे जो यूनिट है मात्रा क्या बनेगा एसआई यानी मीटर। इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज कर दे क्यों करें, क्योंकि दूसरी जो फोकस दूरी वो किसमें देखिए आपको सेंटीमीटर में गिवन है। तो यहाँ पे 0.2 मीटर, इसका 100 से क्या मल्टीप्लाई तो बन जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर, यानी हवा में इसकी जो फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए तो हवा में क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा आप जानते हो, लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से क्या होता है, लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र 1/f, 1/f बराबर n2/n1 -1 n2 में 1/r1 -1/r2। अब आपको ये भी अच्छी तरह याद है कि n2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है और n1 लेंस जिस माध्यम में रखा हुआ है उस माध्यम का अपवर्तनांक है। तो पहले किस में रखा हुआ है, हवा में, तो हवा के लिए आप इसको ऐसा बोल दीजिए Ng/Na, समझ गए, A फॉर एयर, G फॉर ग्लास का लेंस का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे बन जाएगा देखिए एस, ये किसमें ए फॉर हवा की फोकस दूरी कितना देखिए 20 प्लस रहेगी, कौन सा था आपका अभिसारी का, एन जी कितना रखा है 1.5, एन ए कितना होगा 1, हवा का अपवर्तनांक कितना मानते 1 मानते तो 1 -1 इनटू में क्या आएगा 1/r1 -1/r2। तो यहाँ से बन गया 1/20 बराबर 1.5/1 1.5 -1 0.5 किंतु में क्या आ रहा है 1/r1 -1/r2। इसका बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। चलिए आगे क्या किया, इसी लेंस को उठाया और किसी द्रव में डाल दिया, किसी पानी में डाल दिया, वो केरोसिन पेट्रोल डीजल जो भी है कुछ भी उसमें डुबो दिया इसको। आगे बात कर रहे हैं किसमें, द्रव के लिए, इस द्रव में डुबो दिया तो द्रव यानी द्रव में तो यहाँ क्या आएगा 1/f है, यानी द्रव में डुबोने के बाद फोकस हुई, यहाँ पे आएगा एंड ग्लास का तो अपवर्तनांक चेंज होगा ना, वो तो फिक्स है, लेकिन नीचे माध्यम क्या आ गया, नीचे माध्यम एनएल आ गया और इसी एनएल को अपने को इसको बुक में म्यूएल बोलेगा, ये अपने को निकाले। एनएल का मान कितना होगा -1 इंटू में क्या आ रहा है 1/r1 -1/r2। देखिए हवा में फोकस दूरी किधर देखिए 100, यहाँ राइट करेंगे 100 1/- 100, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको सेंटीमीटर पहले सेंड कर देंगे, दूसरा सेंटीमीटर ले लो, दोनों सेंटीमीटर में सेंड करने के लिए। एन जी 1.5 अपॉन नीचे एन एल -1 इंटू में 1/r1 -1/r2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर 2। अब देखिए अगर आपको r1 r2 का मान पता हो तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन अपने को यहाँ पर r1 और r2 की वैल्यू पता नहीं है और अपने इसको r1 r2 को निकालने में इंटरेस्टेड भी, इसको निकालना भी नहीं चाहते, तो क्या करें, समीकरण 2 से समीकरण फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1 से 2 में 2/1 कर दीजिए, समीकरण 2 में 1 का भाग लगा दीजिए, जिससे क्या होगा ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा एनएल, ठीक है।
R1 R2 यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए समीकरण क्या करोगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर क्या बन जाएगा, दिस डिवाइड बाई दिस, यानी 1 अपॉन -100 अपॉन 1/20। इसमें बाएं पक्ष में बाएं का लगेगा, दाएं में दाएं का, और इसमें किसका, इसमें इसका, तो ये आएगा 1.5 अपॉन NN यहाँ पे घरों का अपूर्णांक -1 इंटू में यहाँ पे क्या आएगा 1/R1 -1/R2, नीचे इसके नीचे में थोड़ा ये लगा दीजिए, तो क्या आएगा 0.5 इंटू 1/R1 -1/R2। तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से 1/R1 -1/R2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या। अब यहाँ पे देखिए आपको ये जाएगा A/D C/D, ये तो रोज करते हो, आपको जाएगा A/D इंटू D/C, यानी नीचे वाला उल्ट के ऊपर गुणा के अंदर आ जाएगा। तो इसको अपन राइट कर सकते क्या था, इसको अपन राइट कर सकते हैं कि 1/20 इंटू में क्या बनेगा, सॉरी 1/100 इंटू में आएगा 20/1, और यहाँ से गया 1.5 अपॉन NN -1, और ये इंटू में यहाँ से 0.5। क्लियर, आगे समझ में, भिन्न बटा संख्या तो ये इंटू में रहेगा, ठीक है। तो 25 ये बन गया कितना 20, यानी ये बन गया -1/5 बराबर ये आ रहा है ये। अब देखिए ये जो 0.5 है इसको अपन कहाँ यहाँ मल्टीप्लाई में ले आते हैं, मल्टीप्लाई लाए तो क्या बता इधर बता 1.5 अपॉन NN -1। अब देखिए 0.5 क्या आएगा -0.1 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन NN -1। ये जब माइनस हो जाएगा वो जाएगा +1, तो बन जाएगा 1 - 0.1 बराबर 1.5 अपॉन NN। तो यहाँ से 1 - 0.1 कितना बनेगा, कितना बनेगा 1 में से 0.9 कितना हो जाएगा 0.9 बराबर 1.5 अपॉन NN। तो यहाँ से NN इज इक्वल टू कितना आएगा 1.5 अपॉन 0.9, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो क्या बचेगा NN 15/9, तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, NN की हो जाएगी 5/3, कितना आएगी 5/3। अगर आपको बुक की टर्म करना है तो जो जहां मैंने n लिखा वहां क्या लगा दीजिए, वापस न्यू लगा दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ता वैसे नहीं। तो आपका जो आता क्या हुए, आता द्रव का अपवर्तन, एनालिसिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, एनालिसिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना है 5/3, दैट इज आपका, दैट इज योर आंसर, ठीक है। और इसकी यूनिट कुछ होती नहीं है, 5/3 आपका आंसर मैच हो रहा है। ओके, तो इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, वैसे आपको समझ में आ गया, ऐसे सवाल बोर्ड में इस बार तो आया था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, हटा दीजिए इसको यहाँ से, चलिए ओके चलिए चलते आगे, इसको आप नोट कर लीजिए, हो गया यहाँ तक, ठीक है, हटा लो इसको। नेक्स्ट ये था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसको मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण, प्रिज्म कितने दे रखा है, यानी कौन सा आपका प्रिज्म कोण है, यानी आपको देखा है प्रिज्म कोण दे रखा है, प्रिज्म कोण इसको बोला अपवर्तन कोण है, इसी को बोलते हैं अपवर्तक कोण, यानी ए का मान प्रिज्म कोण ए है, प्रिज्म कोण देखा है कितना कि प्रिज्म कोण ए है, ए आपका ए है, और बोल रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन, यानी म्यू ऑफ प्रिज्म यानी एन ऑफ प्रिज्म, आप बोल कितना प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोट a/2 कितना है, कोट a/2 है। तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, क्या निकालना मतलब न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको याद होगा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता था, NP बराबर फॉर्मूला का साइन a प्लस डेल m/2 अपॉन नीचे क्या आता था साइन a/2, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पे देखा प्रिज्म के पदार्थ का सारी वैल्यू रख दीजिए,
ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला था, इसको अपने ड्राइव भी कर लिया था, प्रिज्म से पढ़ा था। एनटी बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन नीचे क्या है साइन ए बाई टू। तो करना कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले के अंदर इस एनटी का मान कितना है कोट ए बाई टू यहाँ पे डाल देना। तो क्या बन जाएगा एनटी का मान रखने पर तो बन जाएगा एनटी से कोट ए बाई टू बराबर क्या है साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन नीचे क्या आएगा साइन ए बाई टू। अब आप जानते हैं कोट थीटा क्या था, आप जानते हो क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी इस कोट ए बाई टू को अपन राइट कर सकते हैं क्या कोस ए बाई टू अपॉन नीचे क्या आएगा साइन ए बाई टू। तो यहाँ से इज इक्वल टू क्या आएगा साइन ए प्लस डेल एम बाई टू इंटू में क्या आएगा साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू। ध्यान से देखें तो साइन ए बाई टू कैंसिल, नीचे नीचे क्या हो गया कैंसिल, बता क्या अपने पास बच रहा है कोस ए बाई टू इज इक्वल टू क्या आएगा साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई टू। अब ध्यान से फॉर्मूले वैसे तो आपको याद होंगे, आप नहीं भी याद है तो अभी मैं आपको बेसिक मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, उसका लेक्चर थर्ड या लेक्चर नंबर 3 यही है। ये फॉर्मूला क्या बनेगा आप जानते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा। देखो क्या ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इधर क्या है कोस इधर क्या है साइन, अपन दोनों तरफ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लाना चाहते हैं, यानी या तो इधर कोस ले या इधर साइन ले। उससे फायदा क्या होगा साइन साइन कट जाएगा, चला जाएगा। सिंपल अपना एक ही वैल्यू अपने क्या निकालना, अपने को क्या निकालना है न्यूनतम विचलन कोण डेल एम का मान, किसका मान निकालना है डेल एम का मान निकालना, न्यूनतम विचलन कोण यानी अपने को डेल एम का मान निकालना है। तो डेल एम आ जाएगा, तो अपने क्या इसको कैंसिल करना है। तो क्या करें इसको, आप जानते थे कि cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो साइन थीटा लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो साइन थीटा, या ये बोल सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो cos थीटा। आप ये भी जानते हो साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है cos थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है cos थीटा। तो देखिए अगर cos a बाई टू को मैं लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको लिखता हूँ साइन 90 माइनस ए बाई टू, क्लियर, क्योंकि साइन 90 माइनस ए बाई टू अगेन क्या बन जाएगा कोस ए बाई टू। क्या बात समझ आ रही है, साइन 90 माइनस ए बाई टू अगेन क्या बन जाएगा कोस ए बाई टू, और इसी को साइन 90 प्लस ए भी लिख सकते हैं। प्लस में आंसर कुछ और आएगा, माइनस में आंसर कुछ और आएगा, माइनस में माइनस आपसे प्लस आएगा और प्लस में माइनस आएगा, उल्टा आएगा। तो अपन क्या करेंगे अपन यहाँ पर माइनस ही लेंगे, अपन यहाँ पे क्या लेंगे माइनस, क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, और पहले चतुर्थांश के अंदर सारे के सारे त्रिकोणमिति अनुपात धनात्मक होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 90 माइनस करवा रहा हूँ, 90 प्लस इसका आंसर आ जाएगा, प्लस वन का डिफरेंस होगा। तो देखिए साइन 90 माइनस ए बाई टू बराबर क्या आएगा, बराबर होगा साइन ए प्लस डेल एम बाई टू। ध्यान से देखें यहाँ से तो क्या हो जाएगा मार्कर, तो क्या मिलेगा देखिए इधर साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बना 90 माइनस ए बाई टू बराबर क्या बन रहा है ए प्लस डेल एम बाई टू, ए प्लस डेल एम बाई टू। यहाँ पे क्या ए बाई टू नहीं ए बटा दो, ये यहाँ पे टू क्या आएगा एलसीएम, तो 90 इंटू टू बन जाएगा 180। इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ 90, यहाँ पे एलसीएम कितना बनेगा 2 इंटू 90 180 माइनस ए अपॉन नीचे क्या आएगा 2 बराबर क्या बचेगा ए प्लस डेल एम बाई टू। फिर से 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 180 माइनस ए बराबर ए प्लस डेल एम। यहाँ से इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस ए, इधर अगेन क्या बन जाएगा माइनस ए, तो 180 माइनस ए बराबर डेल एम। तो आपको निकालना डेल एम माइनस ए 2 ए, यानी आपको मिल जाएगा डेल एम बराबर 180 डिग्री माइनस का 2a, डेल एम बराबर 180 डिग्री माइनस का 2a आपका आंसर। आप आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकालना, अगर आप इसको सेकंड अगर ये फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालोगे तो ये क्या बनेगा, अगर आपने ये फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाला क्या देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, इसको हमने लिखा कि साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है साइन 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन क्या बनता है धनात्मक रहता है, या तो याद हो एएसटीसी पहले में सारे धनात्मक होते हैं, चतुर्थांश त्रिकोण में से चतुर्थांशों की बात कर रहा हूँ, चतुर्थांश हो ना, पहले में सारे धनात्मक, दूसरे में साइन और कोस धनात्मक, तीसरे में टेन और कोस धनात्मक, चौथे में कोस और सेक उसका उल्टा धनात्मक। तो यहाँ पे आप इसको राइट कर सकते हो, इसको
इस फॉर्मूले से क्या लिखोगे, cos a बाई 2 को लिख सकते हो sin 90 प्लस a बाई 2 बराबर से क्या चल रहा है, इधर चल रहा है वही sin a प्लस डेल m बाई 2, साइन साइन गया तो क्या बचेगा 90 प्लस a बाई 2 बराबर a प्लस डेल m बाई 2, यहाँ पे 2 एलसीएम यानी 180 प्लस a, 180 प्लस का 180 प्लस का क्या हो जाएगा 90 प्लस a बाई 2 साइन a प्लस डेल m बाई 2, साइन a प्लस 180 प्लस यहाँ पे 180 प्लस a, 180 प्लस और यहाँ पे 2 और यहाँ पे a प्लस डेल m बाई 2, तो यहाँ से 2 से 2 गया, 2 से 2 गया तो क्या आएगा 180, ये तो कट रहा है निकला जाएगा पूरा ही, यहाँ पे a बाई 2, यहाँ पे कितना a बाई 2 और यहाँ पे a प्लस डेल m बाई 2, देखो यहाँ पे क्या हो आंसर आपका आ गया, आंसर में कोई मिस्टेक नहीं है, अपन थोड़ा आगे चलने के चक्कर में वापस फंस रहे हैं। तो साइन इसको लिखा cos a बाई 2 को साइन 90 प्लस a बाई 2 लिख सकते हैं, वापस cos a बाई 2 मिल जाएगा, ठीक है 90 प्लस a बाई 2, इधर क्या चल रहा है a प्लस डेल m बाई 2 पूरे के नीचे आएगा, 2 एलसीएम आएगा तो 2 एलसीएम 2 से 2 गया तो 180 प्लस यहाँ पे a और यहाँ पे a प्लस डेल m, तो यहाँ से डेल m की वैल्यू 180 मिलेगी यहाँ से, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं करना, अपना आंसर क्या आएगा 180 माइनस 2, बुक में आंसर क्या है, बुक में आंसर 180 माइनस 2 आ रहा है, यहाँ पे प्लस कर रखा है 180 माइनस आएगा मेरे सामने 180 माइनस 2 क्लियर है, इसको आप भूल जाइए, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही चलना है, ओके यहाँ से अगर करोगे तो 180 आप इसको भूल जाइए, आपको तो किसके हिसाब से करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से, फर्स्ट में साइड क्या होते हैं धनात्मक होते हैं, अपन जनरली इसमें आंसर निकालेंगे, तो 180 माइनस 2 ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह से, आगे में कुछ कन्फ्यूजन ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी बोलिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो मेरे बेसिक मैथ्स और फिजिक्स के वीडियोस पढ़े तो आप देख सकते हो, ठीक है ये हो गया आपके न्यूमेरिकल्स। अब कुछ बच रहा है तो मैं देख लूँगा कि अगर जो आपके लघुत्तरार्थ जो ऑब्जेक्टिव सवाल है उनके अंदर भी अगर न्यूमेरिकल्स है तो मैं करवा दूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स, ठीक है इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके बाय दोस्तों, धन्यवाद।